जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग वर्णिका पा, के पांचवें चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें लगभग 20 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और आपका 10 नंबर क्या है, 10 नंबर प्लस ये क्वेश्चन मार्क 10 मार्क्स पक्का है कि इससे आएगा ही आएगा। दोस्तों आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे पीडीएफ नोट्स को परचेज नहीं किए हैं तो हमारा पीडीएफ नोट्स को परचेज कर लीजिए। मात्र 29 रुपये में आपको हमारा पीडीएफ नोट्स मिलेगा, साल भर का पूरा कोर्स मिलेगा। आपसे निवेदन है कि आप शुरू से अंत तक कृपया इस वीडियो में बने रहें, ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों आइए तब हम बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, रंगप्पा कौन था और वो मंगम्मा से क्या चाहता था? देखिए दोस्तों इसका उत्तर, रंगप्पा रंगप्पा गांव का लपटन और जुआड़ी था। वह मंगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, मंगम्मा के साथ अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। क्या मंगम्मा के गांव का एक जुआड़ी था जो मंगम्मा से धन दौलत और उसका इज्जत लूटना चाहता था। प्रश्न संख्या 2 है, कथाकार ने सास और बहू की उष्मा किससे दी? इसका उत्तर है, कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चों का पांव छीलने वाली मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बांध पकड़कर बचने वाला रक्षक की उष्मा सास को दी। प्रश्न संख्या 3 है, दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। यह कहानी आधुनिक बहुओं का संदेश देती है। यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। यह कहानी क्या आदेश देती है कि वो अपने सभी सदस्यों को मिलाकर रखें, एक साथ रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग कर नन्नाजम्मा के चरित्र से सीखें। प्रश्न संख्या 4 है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में न पकड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे न समाज में उपवास हो और न मूर्खों की दाल ही गले। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं दोस्तों। इस कथा का मुख्य पात्र है मंगम्मा। उसी को लेकर माझी कहानी प्रारंभ करती है और सर्वत्र वह बनी रहती है। उसकी दही बेचने की क्रिया भी अधोपांत है, अतः दही वाली मंगम्मा बहुत उचित शीर्षक है। प्रश्न संख्या 6 है, दही वाली मंगम्मा में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? उत्तर है, इसका उत्तर देखिए, बहू बुद्धिमती थी। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के पास बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया। अपनी गलती भी उन्हें स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी। प्रश्न संख्या 7 है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? इसका परिचय कीजिए। इस कहानी के कथावाचक बेंगलोर की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, जिसे मंगम्मा माजी कहती थी। बेंगलोर के रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी जिसे मंगम्मा क्या कहती थी? माजी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी, उन्हें बहुत ही अच्छे से समझती थी। प्रश्न संख्या 8 है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था?
मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसकी उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी और यही विवाद का कारण था। प्रश्न संख्या 9 है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा गांव की सीधी साधी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मंगम्मा का प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतीक्षा से रहना चाहती है। वह बेटे बहू और पोते पर अपना स्वत्व सर्वदा बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। प्रश्न संख्या 10 है, मंगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती है? इसका उत्तर है, दोनों नारियों अधिकार के लिए झगड़ती हैं, किंतु नजम्मा अपनी टाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके साथ से खुशी खुशी ले लेती है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नजम्मा को मंगम्मा से अधिक बुद्धिमती बना दिया। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 है, दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। इसका उत्तर देखिए, मंगम्मा औलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली एक महिला थी और जो रोज दही बेचने बेंगलोर आती थी। मंगम्मा का पति नहीं था और बेटा बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गई। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप में सास बहू का अधिकार संबंधी हिस्सा थी। औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व लोग उसके धन और प्रतीक्षा पर भी आंख उठाते। रंगप्पा भी ऐसा ही किया, जिससे बहू की पैनी निगाहों ने ताड़ लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मंगम्मा पोता के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगे। अगला पैराग्राफ है, एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले उठा और विश्वास के कारण मंगम्मा भयभीत हो उठी। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मंगम्मा को भी बहुत में सौहार्द, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मंगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्णतः रहने लगे। चलिए दोस्तों, हम लोग चैप्टर 1 पाठ 1 को क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए हैं दोस्तों। अब पाठ बी है, पाठ नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 ठहते विश्वास। अब इसका कहानी हम लोग करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अभी आप स्किप मत कीजिएगा, अभी वीडियो को शुरू से अंत तक रहिएगा, क्योंकि अभी इसमें 5 चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर पक्का है। आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। ढाते भी ये चैप्टर नंबर 2 है। इसके पहला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? दोस्तों इसमें पूछा, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? उत्तर, लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बेटियां तथा गोद में का एक बच्चा और माथे पर चिवड़ा, बर्तन और कपड़े भरे बोरी थी, अतः वह पिछड़ गई।
देखिए दोस्तों, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई इसके बारे में बताया गया। लक्ष्मी इसलिए पिछड़ गई क्योंकि दो लड़कियां एक छोटे से बच्चे को गोद में ली थी और माथे पर चिवड़ा, बर्तन और कपड़े तथा बोरी भी थी। अतः इसलिए वो क्या हो गई, पिछड़ गई। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। उसके व्यक्तित्व में कूट कूट कर दृढ़ता और साहस भरा है। गांव में मात्र 1 बीघा उसकी भूखंड है। पूर्व अनुभव के आधार पर न उसने घर छोड़ी और न ही गांव। अच्युत को भी समाज रक्षा में लगा दिया। उसके हृदय में मातृत्व की जलधार बहती है। अच्युत के लिए तो उसने विलंबित किया ही मूंछों से जागने पर एक मुर्दे बच्चे की छाती से भींच लेती है। इस प्रकार लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी सुलभ मातृत्व के साथ दृढ़ता और साहस का अच्छा मिश्रण है। ये प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। देखिए दोस्तों, इसका आंसर कहानी के उल्लेख उपयुक्त उसकी उक्ति सत्य है। तूफान के बाद बाढ़ के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ का प्रकोप ही सिद्ध करता है कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। देखिए दोस्तों, इसका कहने का मतलब क्या है, विपत्ति का मतलब तूफान, भूकंप, सूखा, बाढ़, ये सब अकेले कभी नहीं आती। एक आएगी उसके बाद एक और आ जाएगी, तो संगी साथियों का क्या, ये साथ आती है। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। उत्तर है, दलाई बांध पर काफी श्रम करके भी लोग सफल ना हो सके और बांध टूट ही गया। सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़ पड़े, पर पानी का बहाव बहुत तेज था। कुछ लोग तो रास्ते में ही बस गए। स्कूल में पानी भर गया था, घुटने भर पानी। लोग छत पर खड़े रहे, पर कमरे वालों की क्या गति की यह किसी को मालूम नहीं। लक्ष्मी आदि कुछ लोग वृक्ष की जटा और डाल पकड़कर लटक गए। चंडेश्वरी तबूतरा भी पानी से भर गया। जो वहाँ पर चंडेश्वरी माता का मंदिर था वो भी क्या हो गया, भर गया पानी से। लोग अफरा तफरी में जान बचाने को आकुल व्याकुल थे, पर कोई देव शक्ति उन्हें रक्षा नहीं कर सकी। इस विभीषिका में गांव का विनाश हो गया। ये प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक इस परिस्थिति का चित्रण करें। लक्ष्मी एक दिन महिला थी। उसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था। वह जो पैसा भेजता था उससे बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। उसके पास मात्र 1 बीघा भूखंड था। लक्ष्मी क्या थी, एक दिन महिला थी जिसके पति कोलकाता में नौकरी करके पैसा भेजता था, पर उससे उसका लक्ष्मी का भरण पोषण नहीं हो पाता था, क्योंकि 2 बेटियां और एक छोटे से बेटे को पालना इतना आसान नहीं है। प्राकृतिक के प्रकोप के कारण उसमें हलचल चलवाने के पैसे भी बेकार जाते थे। अतः तहसीलदार के यहाँ काम काज करके वह जीविका चलाती थी। उसका बड़ा बेटा अच्युत, जो 2 बेटियों तथा एक तन्हा मुन्ना, और अपने स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। अतः उसका पारिवारिक स्थिति दयनीय थी। था। प्रश्न संख्या 6 है। कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। इसका उत्तर होगा, उड़ीसा के जनजीवन का सफल
सफल चितेरा सातकोड़ी होता ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है। उड़ीसा के जन जीवन के बारे में सातकोड़ी जो होता है, इसके लेखक उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किए हैं। तूफान के बाद बाढ़, तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके हर समय बेसहारा बना देता है। महानदी का हीराकुंड बांध और आयाती द्वारा निर्मित पत्थरों का बांध भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाते। सूखे में विचय तक तूफान जाते हैं और बाढ़ में असंभव धन जन की हानि होती रहती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 को, क्या ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक सार्थकता है? विचार करें। इसका उत्तर है, घटित घटना के आधार पर ही सिद्धहस्त लेखन ने कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा है। इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से मां मुंडेश्वरी की शरणागत हुए। यहाँ चैत की संक्रांति देवी की पूजा होती थी, बलि दी जाती थी। पर आज भगवान शिव और मां मुंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सके। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया। देवी देवताओं पर से भरोसा विश्वास उठने लगा। अतः कहानी का शीर्षक सटीक और सत्य है। इसमें कह रहा है कि जो ढहते विश्वास कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास है, वो क्या है, सही है। यह भयंकर बाढ़ और सूखा को प्रभावित करता है और मां मुंडेश्वरी की कोई सहायता नहीं कर सके। भगवान शिव भी और मां मुंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सके, तो भगवान भी कोई सहायता हम लोग का नहीं कर पा सके। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया। देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा। अतः कहानी का शीर्षक सटीक और सत्य है। प्रश्न संख्या 8 है, ढहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। इसका उत्तर है, लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता में भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करते थे, कुछ पैसे भेज देते थे। वह स्वयं तहसीलदार की चिटपुट काम करके बच्चों के साथ अपना भरण पोषण करते थे। देखिए दोस्तों, लक्ष्मी बहुत ही निरंतर थी, बाढ़ को लेकर बहुत ही उदास थी। और उसके पति जो थे लक्ष्मण, जिसका नाम है लक्ष्मण, वो कलकत्ता में नौकरी करके कुछ पैसे भेजते थे। और साथ ही सीता भी लक्ष्मी क्या तहसीलदार के यहाँ चिटपुट काम करके, मतलब कुछ काम करके अपना भरण पोषण करती थी। भूमि का छोटा टुकड़ा को प्राकृतिक प्रकोप से ही तबाह रहता है। भूमि का जो छोटा टुकड़ा था वो प्राकृतिक से ही बाढ़ होठ से ही क्या है, तबाह रहता है। कटक में लौटा गूंड नदी महानदी की इस बांध को सुरक्षित के लिए गांव के युवकों को संदेह सेवी दल बांधकर बांध की सुरक्षा में सब संलग्न है। कटक से लौटा गूंड नदी, जो वहाँ का सबसे तेज लड़का था गूंड नदी, वो आया और बाढ़ की सुरक्षा के लिए गांव के सभी युवकों को कहा, किसके, तुम लोग क्या हो, स्वयं सेवी हो। अब तुम ही लोग के वजह से ये क्या होगा, ये बाढ़ रहेगा। लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियां और 1 साल भर के लड़का के साथ घर पर है। बाद में क्या कि लक्ष्मी भी अपने बड़े बेटे अच्युत को बाढ़ की निगरानी में भेज दी और 2 लड़कियां और 1 साल भर के छोटे से बच्चे को अपने पास लेकर रहती है। लक्ष्मी पूर्व आधार पर कुछ चिवड़ा बर्तन कपड़ा संग्रह कर लिया। लक्ष्मी भी क्या अपना चिवड़ा बर्तन कपड़ा को संग्रह कर एकत्रित कर दिया। गाय बकरी का पगाल खोल दिया। अच्युत बांध पर ही जूझ रहा था। अच्युत बांध पर ही जूझ रहा था, मतलब चिल्ला रहा था।
बाढ़ आ गई और शोर मच गया। फिर गांव में क्या हुआ, बाढ़ आ गया और शोर मच गया, हल्ला मच गया। गोंड नदी काम में जुटा था। गोंड नदी अपना काम कर रहा था कि कैसे बाढ़ को रोका जाए। लोगों में जोश भरा था। लोगों में जोश भर रहा था और लोगों को ऊंचे पर जाने का निर्देश भी दे रहा था। और लोग भी ऊंचे भवन पर जाने का निर्देश दे रहे थे। सब लोगों का विश्वास आकांक्षा में बदल गया। लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागे। स्कूल में भर गए। देव स्थान भी भर गया। लोग भागते भागते स्कूल पे गए, टीले के ऊपर गए और जो देवी स्थान था, माता का मंदिर, माँ मुंडेश्वरी माता का मंदिर जो था वो भी भर गया। लोग हताश थे। अब तो केवल माँ मुंडेश्वरी का ही भरोसा है। लक्ष्मी भी अच्युत की आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर भाग रही थी, क्योंकि बाढ़ वृक्ष घर सबों को जल्दी जल्दी ले रही थी। लक्ष्मी भी क्या हुई, अच्युत को छोड़ दी, अपने बड़े से बेटे को छोड़ दी और जैसे तैसे बच्चों को लेकर भाग रही थी। बाढ़ वृक्ष के सभी को क्या ले रही थी। शिव मंदिर के सभी पानी के बहाव इतना तेज बढ़ गया कि कोई लक्ष्मी बरगद की जटा में लटक कर पेड़ पर चढ़ गई। वह बेहोश हो गई। वह एक वृक्ष पर चढ़ी, बरगद के वृक्ष पर चढ़ी और बेहोश हो गई। कोई भी किसी की पुकार सुनने वाला नहीं, कोई भी किसी का सुनने वाला नहीं था। टीले पर लोग अपने को खोज रहे थे, अपने आप को खोज रहे थे, मतलब अपने परिवार को खोज रहे थे। स्कूल भी डूब गिर चुका था। स्कूल जो था वहाँ का, वो भी पानी से डूब चुका था। अतः लोग कमरे पर पानी में किसी प्रकार खड़े थे। लक्ष्मी को होश आया तो उसका छोटा लड़का लापता था। लोग पानी में वैसे तैसे खड़े थे और जब लक्ष्मी को होश आया तो उसने देखा कि मेरा जो छोटा बच्चा था क्या है, लापता हो गया है। वह रो चिल्ला रही थी, पर सुनने वाला कौन था। लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से उठ गया, क्योंकि इन पर बार बार भी लोग विश्वास करके लोग मात्र ठगे जाते रहे। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा और उसकी दृष्टि शून्य थी। फिर भी एक शिशु शव को उसने पेट के तने पर से उठा लिया और सीने से भींच लिया, यद्यपि वह उसका पुत्र शव नहीं था। दोस्तों यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 3 पर। तो आपसे निवेदन है कि दोस्तों आप शुरू से अंत तक कृपया इस वीडियो को देखते रहिए, ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको एग्जाम में बहुत सी दिक्कत आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब प्रश्न से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। मंगू जन्मजात पागल और मूक थी, फिर भी माँ व्यवहार वात्सल्य था। वह उसे रट्टी पेशाब खिलाती पिलाती साथ ही सुलाते थे, किंतु भाभियाँ उससे घृणा करती थी। बहन कहती है कि माँ का लाड प्यार उसे अधिक पागल बना दिया है। भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ प्यारयुक्त नहीं था। प्रश्न संख्या 2 है, क्या माँ अपने अन्य संतानों को भूल गई थी। तो इसका उत्तर देखिए, माँ को 2 पुत्र और 1 पुत्री और भी है। पुत्र पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करते थे और पुत्री अपने ससुराल में रहती थी। अब सामने पगली और गूंगी मंगू थी। इस स्थिति में उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही न्योछावर हो गया था। इसका अर्थ नहीं कि वह अन्य संतानों को भूल गए थे। ये प्रश्न संख्या 3 है, माँ जी मंगू की श्रेणी में कैसे मिल गई।
माजी मंगू को अस्पताल में रखकर पुत्र के साथ घर तो लौट गई, किंतु उसका हृदय मंगू के बारे में ही सोच रहा था। सब दिन साथ रही बेटी का बिछोह उन्हें बेचैन कर रहा था। अंतर्जेंड उन्हें एक पल भी शांत नहीं दे रहा था। मंग की चिंता ही माजी को मंग की श्रेणी में मिला दिया, अर्थात वनी सोचने समझने की शक्ति खोकर पागल हो गई। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती, विचार करें। इसका उत्तर है, माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है। अपंग जानवरों को गौशाला में भर्ती कर अपने जैसा ही वह यह कहा जाएगा, उसे कौन प्यार से खिलाएगा, कौन टट्टी पेशाब कराएगा, गाली बिछावन और बदलेगा, और कौन साथ सुलाएगा। इन बातों को सोचती हुई वो अपने शरीर से उत्सव पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। प्रश्न संख्या 5 है, माँ कहानी के द्वारा कवि का क्या संदेश देता है। इस कहानी में माँ की ममता और वात्सल्य की भावना को कथाकार ने स्पष्ट करते हुए हमें मातृदेवो भव का पाठ स्मरण कराया है। माँ की सेवा, बलिदान और त्याग के लिए हम उसे एक प्रतिदान दे सकते हैं। माँ के उस ममता को प्राप्त करने के लिए ही तो हमारे ऋषियों ने ब्रह्मा को शक्ति अर्थात मातृ रूप में देखना शुरू किया, क्योंकि जितना हमारे समीप माँ हो सकती है, हमारे लिए जितना कष्ट उठा सकती है, उतना दूसरा कोई नहीं। अतः हमें भी मनसा वचा कर्मणा मातृभक्त होना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। इस कहानी का शीर्षक माँ है। संपूर्ण कहानी में माँ का ही प्रधानता है। एक माँ अपने अपंग पागल पुत्री को भी प्यार करती है, सेवा करती है और सर्वदा चिंतित रहती है। शीर्षक का निर्धारण घटित घटना के आधार पर, घटना स्थान के आधार पर और प्रधान पात्र के आधार पर होता है। यह कथाकार ने इस कहानी में माँ को प्रधान पात्र बनाया है। माँ ही सर्वत्र यहाँ छाई हुई है, अतः कहानी का माँ शीर्षक पूर्ण उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 7 है, कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रियाओं को अपने शब्द में लिखें। इसका उत्तर है, कुसुम ठीक होकर घर आई तब सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा और उसके आगे माँझी थी। कुसुम को ठीक ठाक देख माँझी हर व्यक्ति सलाह देने लगा, माँझी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखें, वह जरूर अच्छी हो जाएगी। कुसुम से घर पर बात होने के बाद माँ का अस्पताल के प्रति जो घृणा गांठ पड़ गई थी वह खुल गई और वह भी एक बार सोचकर कि ठीक नहीं होगी तो उसे घर लौटा लिया जाएगा, इसलिए अस्पताल ले गई। प्रश्न संख्या 8 है, मंगू जी अस्पताल में भर्ती की जाती है, उस अस्पताल को कर्मचारी व्यवहार कौशल है या संदेशशील, विचार करें। उत्तर है इसका देखिए आंसर है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी कुशल हैं। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के जो कर्मचारी थे वो कुशल थे, मतलब व्यवहारिक थे, अच्छे थे। रोगी के अभिभावक के साथ कैसे पेश आता चाहिए और रोगी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये उन्हें अच्छी तरह समझते थे। और रोगी के अभिभावक जो रोगी के साथ, अभिभावक मतलब जो उसके पेरेंट्स होते हैं रोगी के, उनके साथ और रोगी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ये कर्मचारी को बहुत ही अच्छे से मालूम था और व्यवहार में लाते हैं। पति के सामने परिचारिका ने पागल स्त्री के साथ बड़ा सौम्य व्यवहार किया। सामान्य लोग क्रुद्ध हो जाते, मैट्रन आदि अस्पताल के कर्मचारी अपने व्यवहार से माँझी को भी आश्रित कर दिए, अतः वे व्यवहार कुशल है न कि दयनीयशील।
दोस्तों ये आपका प्रश्न संख्या चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। दोस्तों आप अभी तक इस सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और आप हमारे बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आप शुरू से अंत तक कृपया बने रहिएगा, तभी आपको 10 नंबर पक्का होगा। इससे आपका 10 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपका 10 नंबर क्लियर कराएंगे हम बस इस वीडियो में, मात्र और 10 मिनट रुक जाइए दोस्तों। ओके, चलिए हम प्रश्न अब चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं। आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो गया। इसका प्रश्न संख्या 1 है, वल्ली अमल का चरित्र चित्रण करें। वल्ली अमल इस कहानी के प्रधान पात्र है। वह पूर्ण अशिक्षित व वातावरण से अपरिचित भी है। देहाती वातावरण में रहने के कारण मुखर भी नहीं थी। वह पुराने देहात के पुराने रिवाजों में पत्नी नारी थी। उसे अस्पताल का दौड़ और दवाओं की गंध भी आसा था। उसे गांव के कचरे झोला छाप, वैद्य, डॉक्टर, ओझा और देवी देवताओं पर विश्वास था। वह शहरी वातावरण से अनभिज्ञ, अशिक्षित और डरपोक प्राचीन भारतीय नारी थी। प्रश्न संख्या 2 है, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती? इसका सही उत्तर हो जाएगा, बड़े डॉक्टर ने पापाती का रोग देखा, उसका परीक्षण कर एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस कहा। बड़े डॉक्टर उसका रोग देखे और मेनिंजाइटिस नाम बताया कि मेनिंजाइटिस बीमारी है। रुगना की माँ अशिक्षित नारी थी। वह न तो अस्पताल की प्रतिक्रिया जानती थी और न ही किसी से पूछने की हिम्मत कर रही थी। अस्पताल में घूसखोरी और पैरवी का वातावरण डाप था। वल्ली अमल का दिन भर का समय इधर उधर दौड़ने में बीत गया और हारकर वह गांव लौट गई। यही कारण है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापाती अस्पताल में भर्ती न हो सकी। प्रश्न संख्या 3 है, पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पापाती वल्ली अमल की पुत्री थी और वह गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कथन अनुसार मदुरै शहर के बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाई गई थी। मदुरै का इतिहास क्या है? मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। प्राचीन मानचित्रों में उसे मथुरा लिखा गया है। अंग्रेजों ने उसे मथुरा कहकर पुकारा। यूनानी लोग उसे मधुरा कहते हैं थे। वही आज तमिलनाडु में मदुरै नाम से शहर नगर है। प्रश्न संख्या 5 है, बड़े डॉक्टर ने अस्पताल में के बाबू को क्यों डांटा? जब बड़े डॉक्टर को कहा गया कि उसे कल 7:30 बजे बुलाया गया है तो वह क्रोधित हो उठा, क्योंकि वह पापाती का परीक्षण कर रोग की गंभीरता जान चुका था। उसने सोचा कि बिना चिकित्सा के तो वह सुबह तक मर जाएगी। अतः अधीनस्थों को डांटा और रोगी को खोजने के लिए कहा। प्रश्न संख्या 6 है, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों के से पापाती का अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार करें। मदुरै अस्पताल के बड़े डॉक्टर ने पापाती की अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस रोग निर्णय किया जो खतरनाक था। अतः उसने अपने अधीनस्थ डॉक्टर धनशेखर को तुरंत एडमिट करने को कहा। प्रश्न संख्या 7 है, नगर शीर्षक कहानी में शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर, नगर कहानी में कविता प्रतीक रूप में है। वल्ली अमल अपनी पुत्री को लेकर बड़े शहर मदुरै जाती है तो मरनसन है। नगर के लोग रूखे व्यवहार के हैं। उसने एक स्थान पर खड़ा होकर रोकने भी नहीं देते। गांव में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अतः व्यवहारिक जीवन शैली का प्रतीक नगर शीर्षक है। दोस्तों हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 के प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 है, सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता की विधवा पर सही सुनो महिला थी। वह बहुओं की विषाक्त बातों का भी उत्तर नहीं देती। वह अपने हृदय को पत्थर कर अपने ही घर में वीराना बनकर रह रही थी। बेटों ने उसे एक महीने
पाली पर रखा तो वह कुछ नहीं बोलती, पर जब उसे 50-50 रुपये में प्रतिमाह देने के बेटे ने बिना उससे राय लिए ही तय कर ली, तो उसने स्वाभिमान जगा और वह घर से निकल पड़ी। इस प्रकार सीता सुख दुख में समरण रहने वाली शांत प्रकृति की संभावित और दृढ़ निश्चय प्रकृति की महिला है। धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करें। इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना है। सीता अपने बेटों के साथ अपने बहुओं का विष सहते सहते परेशान हो जाती। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो जाता। उसने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखी और फिर पृथ्वी को और देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। दो रोटियां ही सब कुछ नहीं, इसके अलावा भी तो कुछ और है और वही अलावा वाली इच्छाएं ही तो दुख भोगने को बाध्य करती हैं। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी अतः यह शीर्षक सार्थक है। पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पपाती वर्लिया माल की पुत्री थी और वह गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कथानुसार मदुरै शहर के बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाई गई थी। मदुरै शहर का इतिहास क्या है दोस्तों? ये प्रश्न इधर था ना। हाँ, प्रश्न संख्या 3 है। उस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती के आकाश के बीच घुटन हुई। प्रसंग व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्ति सिद्धहस्त कथा सांवर दैया के खेलने से असियुत धरती कब तक घूमेगी कहानी में उदित है। बेटे और बहुओं के विषावत वातावरण में रहने वाली सीता प्राय अधीर हो चुकी थी। धरती आकांक्षित अंकुरित दिख पड़ रहे थे, क्योंकि मन का भाव ही ब्राह्मक प्रकृति को देखता था। घर के घुटन उसे मानसिक अवस्था बना दिया था। महीने महीने पालकर रखी 5 वर्षों की लंबी अवधि काट कर 50 रुपये प्रतिमाह देने की बात सुनकर तिलमिला उठी और कठोर निर्णय न लेते हुए अपने कुछ फूटे पुराने कपड़े लेकर उस घुटन भरे घर से तड़के निकल पड़ी। इस समय का मन शांत और हृदय देख रहा था। इसकी आंखों के आगे अभी भी न तो अंधेरा था और न धरती आकाश के बीच घुटन। उसका मन जैसे शांत था और निर्मल हो गया। प्राकृतिक भी वैसे ही दिख रही थी। प्रश्न संख्या 4 है। सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी? प्रतिमाह 50-50 रुपये देने बात सुनकर सीता का हृदय पीड़ा हुआ और उसने जब तक मजदूरी करनी है तो कहीं भी कर लूँगी और रोटी खा लूँगी, यह सोचकर ही वह घर से निकल पड़ी। प्रश्न संख्या 5 है। सीता अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है? बच्चों का खेल माई माई रोटी दे भिखारी नाती है और कहती है माई माई रोटी दे, अंदर से उत्तर मिलता है यह घर छोड़कर दूसरे घर जा। सीता भी अपने को उसी भिखारी जैसी मानती है। इससे भी महीना पूरे होते ही वही आदेश सुनाई देता है। दोस्तों, ये आपका चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया। तो आप अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।